अगर तुम्हें लगता था कि मदर ऑफ लर्निंग अब तक सिर्फ स्लो बिल्डअप और स्लाइस ऑफ लाइफ मैजिक एकेडमी स्टोरी थी, तो यहाँ से कहानी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। चैप्टर 14 और 15 में जोरियन की जिंदगी में पैटर्न्स साफ दिखने लगते हैं, ऐसे पैटर्न्स जो संयोग नहीं हो सकते। यहाँ सिर्फ क्लासेस या स्पेल्स की बात नहीं है, यहाँ बात है मेमोरी गैप्स, रिपीट लाइक मोमेंट्स और उन चीज़ों की जो जोरियन को भी अनईजी महसूस कराने लगती हैं। इस पार्ट में जोरियन का ऑब्जर्वेशन लेवल शार्प होता है, कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स बदलते हैं और कहानी पहली बार हिंट देती है कि कुछ बहुत बड़ा गलत है। तो अगर तुम अब तक इस नॉवल को कैजुअली देख रहे थे, तो चैप्टर 14 और 15 तुम्हें मजबूर कर देंगे इसे सीरियसली लेने पर। चलिए शुरू करते हैं। मदर ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पार्ट, चैप्टर 14 एंड 15। किरियल को सफ़र के लिए अपना सामान पैक करने के लिए कहने के बाद एक ऐसा काम जिसे पूरा करने के लिए वो तुरंत निकल गई। उसने अपने कमरे को मल्टी कलर्ड ओब्स ऑफ लाइट से भर दिया और अपनी माँ का सामना करने के लिए नीचे रसोई में चला गया। रोशनी का ये प्रदर्शन वो हर रीस्टार्ट में करता था, क्योंकि उसे पक्का पता नहीं था कि इल्सा उसके लिए अतिरिक्त ट्यूटरिंग का इंतजाम करने के लिए तब तक राजी होगी जब तक कि उसकी नज़र अचानक इस पर न पड़ जाए। ऐसा नहीं था कि इससे उसे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये छोटे लूप्स जिनमें वो फंस गया था उसके कुछ हासिल करने से पहले ही बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। लेकिन वो इसे फिर भी करता रहा, बस सावधानी के तौर पर। कौन जानता था, शायद यही वो खास रीस्टार्ट हो जिसमें जैक इतनी जल्दी मरना बंद कर दे। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो माँ ने उसे एक बाज की तरह गौर से देखा। वो उसके हुलिये में किसी ऐसी कमी की तलाश कर रही थी जिसकी वो बुराई कर सकें। उसे अनुभव से पता था कि वो शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगी, लेकिन उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फैमिली ऑनर के बारे में लंबे लेक्चर से बचने के लिए काफ़ी अच्छे कपड़े पहने था और बस यही मायने रखता था। कुछ समय के लिए उसने अपने टाइम लूप से मिली जानकारी का इस्तेमाल परफेक्ट दिखने के लिए करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन पर काम नहीं आया। शायद उनके मापदंड बहुत ऊंचे थे, शायद वो जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये पक्का हो सके कि वो किरियल को अपने साथ सायोरिया ले जाने से मना कर दे। मेज़ पर बैठकर उसने ठंडी पॉरेज को एक तरफ खिसका दिया और उसकी जगह सेब खाना शुरू कर दिया। माँ के खाने को ठुकराने की वजह से उनकी चिड़चिड़ाहट को उसने अनदेखा कर दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कहने वाला है, तो उन्होंने एक नाटकीय आह भरी और अपने लंबे चौड़े भाषणों में से एक शुरू कर दिया। वो उस असली मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही थीं जिस पर वो उससे बात करना चाहती थीं, उसके किरियल को अपने साथ सायोरिया ले जाने की संभावना। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, माँ ने आखिरकार मुद्दे पर आने का फैसला करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारे पिता के साथ डेमन से मिलने कौथ जा रही हूँ, है ना? आप चाहती हैं कि मैं किरी को अपने साथ सायोरिया ले जाऊँ? जोरियन ने अंदाज़ा लगाया। मैं क्या? उन्होंने एक सेकंड के लिए हैरान होकर पलकें झपकाईं, फिर उन्होंने अपना सिर धीरे से हिलाया और आह भरी। उसने तुम्हें बता दिया, उन्होंने नतीजा निकाला। हाँ, जोरियन ने पक्का किया। इतना सब कुछ सही मौके को चुनने के लिए हुआ जैसा हमने तय किया था, माँ ने कहा। मुझे लगता है कि मुझे जाकर उसे दिलासा देना चाहिए। उसे दिलासा देने की ज़रूरत क्यों होगी? जोरियन ने पूछा। मैंने हाँ कह दिया। वो बहुत खुश थी। वो अभी अपने कमरे में है, अपना सामान पैक कर रही है। उन्होंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने अचानक कोई पुरानी कविता सुनाना शुरू कर दिया हो। जोरियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोषी महसूस करे या चिढ़े। क्या उसका इस बात के लिए राजी होना वाकई इतना अजीब था? अकेडमी में दाखिला लेने से पहले उसने उस छोटी शैतान के साथ परिवार के किसी भी सदस्य की तुलना में ज़्यादा समय बिताया था, यहाँ तक कि माँ से भी। सच में अगर किरियल ने माँ से अपनी बात कहने के बजाय खुद उससे कहा होता कि वो जाना चाहती है, तो वो शायद कुछ बहस के बाद राजी हो जाता, टाइम लूप से पहले भी। चिढ़ा हुआ, वो निश्चित रूप से उनसे चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसने माँ की ओर एक चुनौतीपूर्ण नज़र से देखा, जैसे उन्हें कुछ कहने की हिम्मत दे रहा हो। क्या? कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरने के बाद उसने गुस्से में पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने कहा, अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लिए जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। मुझे बस हैरानी हुई है और कुछ नहीं। मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार अपने अलावा किसी और के बारे में सोचना शुरू कर रहे हो। क्या तुमने हाउसिंग के बारे में सोचा है? सोचा है, जोरियन ने पक्का किया। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे इन इंतज़ामों के लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे या आप मुझे किराए के लिए अतिरिक्त पैसे देंगी। अब तुम बस अपमान कर रहे हो, उनकी माँ गुस्से में बोली। बेशक हम तुम्हें किराए के पैसे देंगे। हमने कब तुम्हें बुनियादी ज़रूरतों के खर्च खुद उठाने के लिए मजबूर किया है? तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है?
जैसे कि उनकी ये बात कि वो आखिरकार अपने अलावा किसी और के बारे में सोच रहा था उतनी ही अपमानजनक नहीं थी। वो बस उसी तरह जवाब दे रहा था। लेकिन हाँ, जोरियन ने बेमन से स्वीकार किया कि उनके माता पिता में कई कमियां थी, लेकिन वो उन्हें कभी भूखा या बेघर नहीं रहने देंगे जब तक कि वो खुद पूरी तरह से दिवालिया न हो जाएं। वो नापसंद किया जाने वाला बेटा था, लेकिन फिर भी बेटा था। उन्होंने अगले कई मिनट सायोरिया में रहने के खर्चों पर चर्चा करने में बिताए। इस बात पर काफ़ी बहस की कि उसे किसी जगह को किराए पर लेने और किरियल को खिलाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी। वो निश्चित रूप से ज़्यादा रकम के पक्ष में था और वो सायोरिया की अर्थव्यवस्था के बारे में इतना जानता था कि अपनी दलीलों को मजबूत कर सके। माँ ने सायोरिया के विभिन्न जिलों में किराए की कीमतों पर उसकी जानकारी पर अपनी हैरानी को बिल्कुल नहीं छिपाया। जाहिर तौर पर उनका मानना था कि ऐसी ज़मीनी जानकारी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोरियन ने ये न बताने का फैसला किया कि वो किराए की कीमतों पर नज़र रख रहा था ताकि वो किसी भी समय घर से दूर जा सके। इसके बजाय उसने विषय बदलने की कोशिश की। वो इस मामले में बहुत सफल नहीं रहा। माँ जिद के साथ उस छोटी सी जानकारी पर अड़ी रहीं, लेकिन इल्सा के आने ने उसे उनकी पूछताछ से बचा लिया। माँ ने ये कहते हुए जल्दी से माफ़ी मांगी कि वो किरियल की सामान पैक करने में मदद करने जा रही हैं, लेकिन जब इल्सा ने उससे पूछा कि वे कहाँ अकेले में बात कर सकते हैं, तो जोरियन फिर भी उन्हें अपने कमरे में ले गया। आखिरकार उसे उन्हें वो सारी रोशनियाँ दिखानी थीं जिन्हें वो गलती से बुझाना भूल गया था। शुरुआत में बातचीत काफ़ी सामान्य तरीके से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे रहने के विषय पर पहुंचे, वो सामान्य सिलसिला जिसे निभाने का वो आदी था जल्दी ही टूट गया। इसके अनुसार इल्सा ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक कागज़ के टुकड़े को हल्का सा हिलाते हुए कहा, तुम पिछले 2 सालों से अकेडमी हाउसिंग में रहे हो। मेरा मानना है कि तुम्हारा इरादा इस साल भी ऐसा ही करने का है। असल में नहीं, जोरियन ने जवाब दिया। मैं इस साल अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या अकेडमी ऐसी चीज़ों के लिए छूट देती है? नहीं देती, इल्सा ने कहा। मुझे लगा ही था, जोरियन ने कहा, जिससे वो वाकई हैरान नहीं था। हम बस कुछ दिनों के लिए किसी होटल में रुकेंगे जब तक कि मुझे किराए पर कोई जगह न मिल जाए। इल्सा ने उसे एक अजीब नज़र से देखा जिसे जोरियन समझ नहीं पा रहा था। क्या तुमने पहले से कोई जगह रिजर्व नहीं की है? उन्होंने पूछा। नहीं, जोरियन ने कहा। फैसला थोड़ा अचानक था, इसलिए मुझे ठीक से तैयारी करने का समय नहीं मिला। क्यों? उस मामले में मेरे पास तुम्हारे लिए एक समाधान हो सकता है। इल्सा ने अपनी मुद्रा को थोड़ा सीधा और थोड़ा और गंभीर करते हुए कहा। आपका मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह को जानती हैं जिसे मैं किराए पर ले सकता हूँ? जोरियन ने पूछा। इल्सा ने सिर हिलाया। ये खुशकिस्मती है, मुझे लगता है। आपके मन में क्या है? सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जो ऑफर करने वाली हूँ उसका सायोरिया रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिकल आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, उन्होंने चेतावनी दी। ठीक है, जोरियन ने सावधानी से कहा। वो अब थोड़ा चिंतित हो रहा था, लेकिन उसे इल्सा की ओर से कोई धोखा या गलत इरादा महसूस नहीं हुआ। वो सुनने का इंतजार करने लगा कि वो क्या ऑफर कर रही हैं। मेरी एक दोस्त बहुत वाजिब दरों पर कमरे किराए पर दे रही है, इल्सा ने शुरू किया। कई मिनटों की पूछताछ और बातों के पीछे का मतलब समझने के बाद जोरियन ने फैसला किया कि वो इल्सा की दोस्त को एक मौका देगा। उनकी वाजिब दरें थोड़ी महंगी थीं, लेकिन इसे संभाला जा सकता था। इल्सा ने यह भी सुझाव दिया कि उनकी दोस्त को बच्चे बहुत पसंद है और वो किरियल की देखभाल करने में बहुत खुश होगी जब वो क्लास में होगा, जो कि अगर वाकई सच हुआ तो उस जगह के लिए दिए जाने वाले हर एक पैसे के लायक होगा। इसके बाद विषय उसके मेंटर के चुनाव, या यूं कहें कि उसे चुनने की अनुमति नहीं थी, और उसके इलेक्टिव्स के चुनाव पर चला गया। चूंकि वो अब तक लगभग हर उस इलेक्टिव को आजमा चुका था जिसमें उसकी थोड़ी भी दिलचस्पी थी, इसलिए इस समय उसके चुनाव काफी स्थिर थे, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी और ह्यूमन एनाटॉमी। उसने उन्हें बस इसलिए चुना क्योंकि उसे पक्का पता था कि उन खास विषयों के शिक्षकों को इस बात से रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उसने क्लास में न आने का फैसला किया है, और आकोजा ने इनमें से किसी को भी अपने इलेक्टिव्स के रूप में नहीं चुना था, इसलिए उसे पता नहीं चलता था कि वो उन्हें छोड़ रहा है। जैसे ही इल्सा वापस अकेडमी गई, किरियल हाथियों के झुंड की तरह शोर मचाते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। घर के अंदर न भागने के बारे में माँ की डांट को उसने अनसुना कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उसने काफी समय पहले ही सामान पैक कर लिया था और वो बस इल्सा के जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो बाहर आ सके। मैं तैयार हूँ, वो खुशी से मुस्कुराई। तो क्या तुमने सब कुछ पैक कर लिया है? जोरियन ने पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया। मेरी किताबों का क्या हुआ? जोरियन ने पूछा। मैं तुम्हारी किताबें क्यों पैक करूंगी? उसने मुंह से कोड़ा। तुम वो खुद कर सकते हो, आलसी कहीं के। वेल, तुमने उन्हें मेरे कमरे से लिया था और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया था। ओह, उसकी आंखें समझ में फैल गईं। वे किताबें? मुझे लगता है कि मैं उन्हें तुम्हें वापस देना भूल गई। मैं उन्हें तुम्हारे कमरे में वापस रख दूंगी, ठीक है? तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? माँ ने पास आते हुए कहा। कुछ नहीं, किरियल ने थोड़े घबराए हुए लहजे में कहा। माँ का सामना
करने के लिए जल्दी से मुड़ते हुए। मैं बस कुछ भूल गई थी और कुछ नहीं, मैं अभी वापस आती हूँ। वो जल्दी से सीढ़ियों पर भाग गई। घर में न भागने के बारे में माँ की बार बार की डांट को उसने अनसुना कर दिया। जोरियन ने उसे पीछे हटते हुए अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा। किरियल इस बात से इतनी डरी हुई क्यों थी कि माँ को पता चल जाए कि वो उसके कमरे से किताबें ले रही है। ये पहली बार नहीं था कि उसने उसकी चीजें ली थी और माँ ने पहले कभी परवाह नहीं की थी। उस मामूली सी प्रतिक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हुआ था। वो बस ये जानता था। वो सोचने लगा था कि वो किरियल को उतना भी नहीं जानता था जितना उसने सोचा था। मैं बोर हो रही हूँ। जोरियन ने अपनी आंखें खोली और अपनी छोटी बहन को गुस्से से घूर कर देखा। वो 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था कि वो कुछ बोलने लगती या गलती से अपने नुकीले छोटे जूतों से उसके घुटनों पर लात मार देती। और उसे लगा था कि स्टेशन पर घोषणा करने वाला व्यक्ति परेशान करने वाला था। मैं देख सकता हूँ, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। तुम क्या चाहती हो कि मैं इसके बारे में क्या करूँ? मेरे साथ कोई गेम खेलो, उसने उम्मीद के साथ कहा। क्या हमने पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं खेल लिया है? उसने आह भरी। मैं तुम्हें हैंगमैन में कितनी ही बार हरा सकता हूँ इससे पहले कि ये बोरिंग हो जाए। तुम चीटिंग कर रहे थे, उसने विरोध किया। एस्फिक्सिएशन कोई असली शब्द भी नहीं है। क्या? बेशक ये है, उसने पलटकर जवाब दिया। तुम बस झूठे, उसने बात काट दी। जो भी हो, जोरियन ने तिरस्कार से कहा। ऐसा नहीं है कि वही इकलौता गेम था जहां मैं जीता था। तो तुम मानते हो कि तुमने उस वाले में चीटिंग की थी? उसने जीत की खुशी में नतीजा निकाला। जोरियन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसे बंद कर लिया। मैं इस बारे में बहस ही क्यों कर रहा हूँ? उसने जोर से पूछा, हालांकि ये किरी के बजाय खुद से ज्यादा था। स्टेशन के घोषणा करने वाले व्यक्ति की आवाज़ से पहले होने वाली वो कर्कश चर्राहट की आवाज़ ने उनकी आगे की बहस को रोक दिया। अब कोर्सा में रुक रहे हैं, एक बिना शरीर वाली आवाज़ गूंजी। फिर से एक चर्राहट की आवाज़। मैं दोहराता हूँ, अब कोर्सा में रुक रहे हैं। धन्यवाद। ओह भगवान का शुक्र है, जोरियन बुदबुदाया। न केवल कोर्सा पहुंचने का मतलब था कि 3/4 सफ़र पूरा हो चुका था, बल्कि इसका ये भी मतलब था कि कोई उनके कंपार्टमेंट में शामिल होने वाला है जिससे किरी को परेशान करने के लिए कोई और मिल जाएगा। हालांकि एबेरी के अलावा कोई और। उसने जानबूझकर अपने सामान्य कंपार्टमेंट से परहेज किया ताकि ये पक्का कर सके कि वो और किरी कभी न मिले, क्योंकि उसे शक था कि उनके बीच बातचीत का अंत अच्छा नहीं होगा। किरी फोटोव को उतना ही नापसंद करती थी जितना कि जोरियन को, और वो इस बारे में बहुत कम तमीज़ वाली थी। कितने सारे लोग हैं, किरी ने खिड़की से ट्रेन स्टेशन की भीड़ को देखते हुए कहा। क्या ये सब तुम्हारी तरह स्टूडेंट्स हैं? ज्यादातर हाँ, जोरियन ने कहा। हालांकि वे सभी मेरे जैसे स्कूल में नहीं जाते। सियोरिया में 1 से ज़्यादा एकेडमी है। मुझे लगा था कि मेजेस इससे कहीं ज़्यादा दुर्लभ होते हैं, उसने कहा। मम्मी कहती हैं कि एक होने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी एक दिन मेज बन सकती हूँ? ज़रूर, उसने कंधे उचका दिए। सच में? उसने पूछा। उसकी आवाज़ और हाव भाव से उत्साह और शक का मिला जुला एहसास हो रहा था। जोरियन ने अंदाज़ा लगाया कि उसे आधी उम्मीद थी कि वो उसकी बात मानकर कोई बुरा मजाक या ऐसा ही कुछ करेगा। हाँ, उसने पक्का किया। मुझे नहीं लगता कि तुम क्यों नहीं बन सकती। मैंने जो सुना है उस हिसाब से तुम स्कूल में काफ़ी अच्छा कर रही हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बुद्धिमानी कोई समस्या होगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता तुम्हें कहीं भेजने का खर्च नहीं उठा सकते, भले ही वो सियोरिया ना हो। किरियल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने चुपचाप खिड़की से बाहर देखना चुना और जानबूझकर उसकी आंखों में देखने से मना कर दिया। वो बस उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला, जिससे उसका ध्यान भटक गया। ब्रिन इवेरिन, लड़के ने अपना परिचय दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जोरियन ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। यही वो लड़का था जिसने पिछली बार एक दूसरे से बात करते समय उसे लाइब्रेरी में नौकरी ढूंढने के लिए प्रेरित किया था। वो लड़का तब काफ़ी बातूनी था, इसलिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। भले ही वो इतने छोटे किसी व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार ना हो, उसे शक था कि किरी उसे अनदेखा करने देगी, और वो इतना विनम्र लग रहा था कि वो उसके मुंह पर उसे नहीं दुत्कार पाएगा। उम्मीद थी कि वो बाकी सफ़र तक किरी को व्यस्त रखेगा। मैं किरियल काजिंस्की हूँ, उसकी बहन ने तुरंत अपना परिचय दिया। और ये मेरा भाई जोरियन है। क्या तुम जोरियन की तरह स्टूडेंट हो? क्या तुम मैजिक कर सकते हो? खैर हाँ, ब्रिन ने कहा। वो उपनाम के बारे में पूछने की इच्छा और विनम्र होने और किरियल के सवाल का जवाब देने की इच्छा के बीच फंसा हुआ था। अंत में विनम्रता की जीत हुई। ब्रिन के दुख की बात ये थी कि उसे उपनाम के बारे में पूछने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। किरी अपने जोश में थी और उसने तुरंत बेचारे बच्चे पर हर कल्पनीय सवाल की झड़ी लगा दी। जोरियन को जल्द ही पता चला कि ब्रिन कोर्सा के 2 पहली पीढ़ी के मेजेस की इकलौती संतान थी और उसके परिवार को उससे काफ़ी उम्मीदें थी। ब्रिन अपने दबाव
दबाव बनाने वाले माता पिता से दूर होने के लिए उतना ही उत्साहित था जितना कि मैजिक सीखने के बारे में। कम से कम ये एक ऐसी चीज थी जिससे जोरियन सहानुभूति रख सकता था। 3 बड़े भाई, हाँ, ब्रिन हंसा। बेचारी तुम। हालांकि मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी कुछ बड़े भाई होते। मेरे माता पिता के पास हर थोड़े समय में किसी और पर ध्यान देने के लिए कोई होता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, किरियल ने कहा। जब से जोरियन ने एकेडमी जाना शुरू किया है, माँ के पास मेरे अलावा ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। ये बहुत बेकार है। जोरियन सहानुभूति में कांप उठा। उसने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इससे पिछले 2 सालों के किरियल के व्यवहार पर बहुत रोशनी पड़ी। माँ की आलोचना के लिए एक लाइटनिंग रॉड की तरह काम करने के लिए जोरियन का वहाँ नहीं होने से उसकी गैर मौजूदगी में किरियल का घर पर समय शायद बहुत खराब हो गया होगा। उसके एक हिस्से को खुशी हुई कि उस नन्ही शैतान को वो सब अनुभव करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे वो अपने परिवार के साथ हर रोज की बातचीत में गुजरता था। लेकिन ज्यादातर उसे लगा कि वो ऐसी चीज की हकदार नहीं थी। तो तुम सोच रहा था कि, ब्रिन ने कहा, तुम्हारा सरनेम काफी अलग है। यहाँ आसपास बहुत ज्यादा काजिंस्कीज नहीं घूमते। क्या तुम्हारा डायमंड काजिंस्की से कोई रिश्ता है? वो हमारा भाई है, किरियल ने कहा। सच में? ब्रिन ने कहा उत्साह से। तुम्हें पता है, मैंने पिछले कुछ समय से उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। वो आजकल क्या कर रहा है? वो कोथ में है, किरियल ने कहा। मुझे लगता है कि उसे जंगल में कुछ मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं उससे अक्सर बात नहीं करती। मेरे साथ बात करने के बजाय तुम्हें उसके बारे में न्यूज़पेपर में पता चलने की ज्यादा संभावना है। जोरियन उसे मुझसे बेहतर जानता है। जोरियन ने किरी को इस तरह उसे मुश्किल में डालने के लिए एक तीखी निगाह डाली, और वो भी डायमंड के विषय पर। उस नन्ही शैतान ने बस उसे चिढ़ाते हुए अपनी जीभ दिखाई। जोरियन और डायमंड की नहीं बनती, जोरियन ने टोकदार शब्दों में कहा। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जो मैं तुम्हें डायमंड के बारे में बता सकूं, जो किरी ने पहले ही नहीं बताई हैं। ओह, ब्रिन ने कहा। जाहिर तौर पर वो निराश था। उसने थोड़ी खिंची हुई हंसी हंसी, जिससे कंपार्टमेंट में छाए थोड़े अजीब माहौल को दूर करने की कोशिश की। और यहाँ मुझे लगा था कि मुझे अपने नायकों में से एक के बारे में कुछ अंदर की कहानियां मिलेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि एक तरह से मुझे मिली है ना? ये थोड़ा दुखद है कि उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। जोरियन ने बिना किसी प्रतिबद्धता की आवाज निकाली। सफर का बाकी हिस्सा बिना किसी घटना के रहा, सिवाय इसके कि ब्रिन ने उनके ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ी देर उनके साथ चलने का फैसला किया। ब्रिन और किरियल दोनों सियोरिया के ट्रेन स्टेशन के विशाल आकार और हलचल को देखकर चकित और थोड़े डरे हुए थे, और जोरियन ने अच्छा बनने का फैसला किया और उन्हें उस जगह का एक संक्षिप्त दौरा कराया। हालांकि दौरा इतना संक्षिप्त नहीं रहा जितना उसने इरादा किया था, क्योंकि किरी ने दुकानों को देखने की जिद की। उसने उसे बताने की कोशिश की कि ट्रेन स्टेशन के अंदर और आसपास की हर दुकान बहुत ऊंची कीमतों पर सामान बेचती है, क्योंकि वो ऐसा अपनी अच्छी लोकेशन की वजह से कर सकते हैं, और वो उसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ देख रही थी। ब्रिन ने किसी अज्ञात कारण से किरी का पक्ष लिया। जाहिर है उसे भी दुकानें देखना पसंद था। पागलपन। चूंकि उन्होंने इतना समय बर्बाद कर दिया था, जब तक कि वे रवाना होने के लिए तैयार हुए तब तक बारिश शुरू हो गई थी। ब्रिन के पास कोई छाता नहीं था, जाहिर है, और अगर होता भी तो वो जितना सामान लेकर चल रहा था, बारिश में पैदल चलना एक समस्या भरा काम होता। जोरियन ने बेमन से मदद की पेशकश की। लड़का इस अचानक मोड़ पर इतना दुखी लग रहा था कि जोरियन का उसे बस छोड़कर चले जाने का दिल नहीं हुआ। इसके अलावा किरियल उसे ऐसा करने नहीं देती, और वो उसे खींच कर ले जाकर कोई सीन नहीं बनाना चाहता था ताकि वे अपने रास्ते जा सकें। मैं वाकई इसकी कद्र करता हूँ, तुम्हें पता है? ब्रिन ने उत्सुकता से अपनी उंगलियों को अपने चारों ओर बने रेन बैरियर स्पेल की गुंबद पर फेरते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि अगर तुम ना होते तो मैं क्या करता। ऐसा नहीं लगता कि बारिश जल्दी रुकने वाली है। आखिरी बार कह रहा हूँ, सब ठीक है, जोरियन ने आह भरी। सच में, मैं दूसरों की मदद के लिए ही जीता हूँ। ब्रिन ने चुपके से किरियल को थैंक यू कहा, जो बिना किसी शर्म के उस रेन बैरियर के साथ खेल रही थी। अपने हाथ और पैर सुरक्षात्मक गुंबद से बाहर निकाल रही थी और फिर उन्हें अंदर खींच रही थी, जिसकी वजह से उसने उसे थम्स अप दिया। जाहिर है लड़के को पता था कि उसे अपनी अच्छी किस्मत के लिए किसे धन्यवाद देना है। अगर ब्रिन को एकेडमी तक पहुंचाने के बाद अपने नए घर के आधे रास्ते में ही उसकी मैना खत्म हो गई तो ये उसके सिर होगा। रेन बैरियर काफी थकान भरा था और उसे इसे बड़ा करना पड़ा था ताकि ये तीनों और उस फ्लोटिंग डिस्क को कवर कर सके जो उनके संयुक्त सामान को ले जा रही थी। ये स्पेल बहुत शानदार है, किरियल ने घोषणा की। ये कितना कठिन है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इसे डालना सिखा सकते हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओह प्लीज, जोरियन ने व्यामे से कहा। तुम अपनी मैना तक को महसूस नहीं कर सकती, उसे आकार देना तो दूर की बात है। ये कानूनी होने का सवाल नहीं है, हुनर का सवाल है। अगर तुम जीनियस हो तो इसमें महीने लगेंगे, वरना 1-2 साल। बस तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम खुद किसी मैजिक स्कूल में भर्ती ना हो जाओ, ठीक है? किरियल तुरंत सुस्त पड़ गई।
अंत में वे बिना किसी समस्या के ब्रिन को एकेडमी के अपने रेन वार्ड्स की सुरक्षा में छोड़ने में कामयाब रहे और फिर अपने रास्ते चले गए। वास्तव में वे अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे कि जोरियन की मैना खत्म हो गई, जिससे रेन बैरियर गायब हो गया। लगभग पर जोर देते हुए उसे उम्मीद थी कि इल्सा की सहेली घर में पानी लाने वाले लोगों को लेकर ज्यादा सख्त नहीं होगी। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। सच में तुम्हें इस भयानक मौसम में बाहर घूमने का क्या सूझा? आजकल के बच्चों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। जोरियन ने अपनी मालकिन की डांट पर अपनी आंखें घुमाईं और उसने अपनी इस प्रतिक्रिया को बिल्कुल नहीं छिपाया, क्योंकि वो दराजों के एक सेट में कुछ ढूंढने में व्यस्त थी और उनकी पीठ उसकी तरफ थी। बारिश पूरी रात जारी रहने वाली थी। हालांकि वो उन्हें ठीक से ये नहीं बता सकता था कि उसे ये कैसे पता था, इसलिए इसके रुकने का इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा वे बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाते अगर किरियले पहली बैंड को एकेडमी ग्राउंड्स तक पहुंचाने की जिद न करती। और साथ ही बारिश में उनकी वो थोड़ी सी दौड़ इतनी भी डरावनी नहीं थी, तो वाकई वो इसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रही थी? एक तौलिए के उसके चेहरे पर लगने से उसकी सोच टूट गई। ये लो, तुम इसका इस्तेमाल अपने बाल सुखाने के लिए कर सकते हो, उन्होंने कहा। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या तुम्हारी बहन को किसी मदद की ज़रूरत है। तुम बस ये उम्मीद करो कि वो इस वजह से बीमार न पड़ जाए, वरना तुम्हें मेरी खरी खोटी सुननी पड़ेगी, समझ गए? वो कोई चीनी का टुकड़ा नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा भीगने से टूट नहीं जाएगी। या तो ये बात उन्होंने सुनने के लिए बहुत धीरे बोली गई थी, या फिर उन्होंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन जो भी हो, वो बस उसके पास से गुजरी और कमरे से बाहर चली गईं। बेफिक्र होकर जोरियन पास की एक कुर्सी पर बैठ गया और उस जगह को देखने लगा जहां वे थे। उनकी लैंडलॉर्ड एक इमाया कुरोश्का, एक जोश से भरी मध्यम उम्र की महिला थी, जिन्होंने उन्हें देखते ही तुरंत अंदर बुला लिया था जब वे उनके दरवाजे पर पूरी तरह भीगे हुए खड़े थे। उन्होंने ऐसा करने से पहले उनकी पहचान तक नहीं पूछी थी। जोरियन द्वारा अपना परिचय देने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके दरवाज़ा खटखटाने के पीछे बारिश से बचने के अलावा भी कोई वजह थी। जोरियन का मन हुआ कि वो उस महिला को उनकी सादगी और अजनबियों को घर में आने देने के लिए खुद डांटे, लेकिन कुछ लोगों के विपरीत उसने मुश्किल न बनने का फैसला किया। सब कुछ देखते हुए वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। कम से कम वो इन लैंडलॉर्ड्स में से नहीं लग रही थी जो अपने किराएदारों को जितना हो सके लूटने की कोशिश करते हैं। हालांकि इतनी जल्दी इस बारे में पक्का कहना मुश्किल था। जो बात उसे थोड़ी चिढ़ा रही थी वो ये थी कि इमाया को लग रहा था कि उनका उनके यहाँ रहना पहले से ही पक्का हो चुका है। उसने तो बस जगह देखने के लिए हामी भरी थी और कुछ नहीं। जब इमाया किरियले के साथ वापस आई, जिसने इस समय तक अपने कपड़े बदल लिए थे और अपने बाल सुखा लिए थे, और ऐसा लग रहा था कि उसे 1 घंटे से भी कम समय पहले मूसलाधार बारिश में भागने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो उन्होंने बात करना शुरू किया। जोरियन को हर थोड़े समय में बातचीत को वापस उनके रुकने के विषय पर लाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो उन्हें छोड़ देता तो इमाया और किरियले दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने में खुश थे। उसे मेज के नीचे से किरियले को चुप कराने के लिए कुछ बार लात भी मारनी पड़ी। इल्सा ने उसे चेतावनी दी थी कि वो इमाया के सामने शादी और पतियों के विषय को कभी न छेड़े, किसी अनकही वजह से। जोरियन को पसंद था जब लोग उसकी प्राइवेसी का सम्मान करते थे, इसलिए वो इमाया के साथ भी ऐसा ही करने में खुश था, और उसने किरियले को भी इस नियम का पालन करने की चेतावनी दी थी। ये ऐसी चीज़ थी जिसमें उसे साफ तौर पर परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। सच कहूँ तो ये इंतज़ाम पूरी तरह से उसकी पसंद का नहीं था। इमाया का घर साफ तौर पर किराए के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक सामान्य हालांकि बड़ा पारिवारिक घर था, जिसकी दूसरी मंजिल पर कुछ खाली सोने के कमरे थे। जोरियन और किरियले को उनमें से एक मिलने वाला था, और वे घर की बाकी सुविधाओं को इमाया और 2 अन्य किराएदारों के साथ साझा करेंगे, जो अगले कुछ दिनों में आने वाले थे। ये उसकी ज़रूरत से काफ़ी कम प्राइवेसी थी। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उनके कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था, जिसका मतलब था कि उसे किरियले के साथ सोना होगा। जोरियन ने वाकई किरियले के साथ कुछ रातें बिताई थी जब वो छोटी थी, और उसे पक्का पता था कि किरियले सोते समय बहुत हलचल करती है और कंबल अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए उसे इससे बड़ी समस्या थी। शुक्र है कि इस समय वे अकेले किराएदार थे, इसलिए इमाया ने उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने लिए एक और कमरा लेने की अनुमति दे दी, इस शर्त पर कि जब उन्हें उसके लिए कोई सही किराएदार मिल जाएगा तो वो वापस किरियले के साथ चला जाएगा। जोरियन ने फैसला किया कि वो कल चुपचाप किराए के लिए दूसरी जगह तलाशेगा, बस सावधानी के तौर पर। अपने नए रहने के इंतजामात और किरियले की मौजूदगी के बावजूद अगले कुछ दिन काफ़ी सामान्य रहे। उसने लाइब्रेरी में नौकरी के लिए आवेदन किया, वो एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने के लिए इल्सा के पास गया और डिविनेशन को एक ऐसे विषय के रूप में चुना जिसमें उसे दिलचस्पी थी।
जब भी उसे खाली समय मिलता वो विभिन्न शेपिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करता और ज़्यादातर उत्तर दिशा ढूंढने नॉर्थ फाइंडिंग वाले अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता, क्योंकि माना जाता था कि वो अभ्यास डिविनेशंस में मदद करता है। टाइवन ने रहने की जगह बदलने के बावजूद उसे ढूंढ लिया और जोरियन ने उसे सीवरों में घूमने वाले माइंड मैजिक का इस्तेमाल करने वाले बड़े मकड़ों के बारे में, अफवाहों के बारे में बताया ताकि वो उस मुकाबले में जिंदा बच सके। अपनी आशंकाओं के बावजूद उसने इमाया की जगह ना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इमाया किरियले को खुश रखने और उसे उससे दूर रखने का काम बहुत शानदार तरीके से कर रही थी। अपनी तरफ से किरियले का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो अपना बहुत सा समय चीजें बनाने में बिताती थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसे चित्र बनाना पसंद है। जहाँ तक उसे पता था उसने घर पर ऐसा कभी नहीं किया था। शायद इस यात्रा ने उसे कोई नया शौक अपनाने के लिए प्रेरित किया था। जो भी हो, जैसे ही वो पहले कुछ दिन बीते सब कुछ बस बेपटरी हो गया। एक बात तो ये थी कि उस समय तक रीस्टार्ट खत्म नहीं हुआ और इसके बजाय बस चलता ही रहा, जो कि अपने आप में ध्यान देने वाली बात थी। हालांकि उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि इल्सा ने उससे एक बार फिर से सियोरिया के मुख्य ट्रेन स्टेशन पर केल और उसकी बेटी का स्वागत करने के लिए कहा। बस ये पता चला कि केल ने भी इमाया के यहाँ एक कमरा किराए पर लिया था, लगभग उसी वजह से जो उसकी थी। इल्सा ने ही उस जगह की सलाह दी थी। तो अब वो एक ही घर में अपनी छोटी बहन, एक किशोर मोरलॉक और उसकी बेटी और एक ऐसी लैंडलॉर्ड के साथ रह रहा था जो वाकई एक लैंडलॉर्ड की तरह व्यवहार नहीं करती थी। वो आखिरकार अपने डिविनेशन इंस्ट्रक्टर से मिलने वाला था। एक स्विम अगले शुक्रवार को फिर से उस पर मार्बल फेंक रहा था। इल्सा साफ तौर पर अपनी सहेली के घर नियमित रूप से आती थी और इमाया ने अगले रविवार को टाइवन को उनके साथ खाना खाने के लिए बुलाया था, जबकि वो जोरियन को सीवरों में उसके पीछे चलने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। साफ तौर पर ये कोई आम रीस्टार्ट नहीं होने वाला था। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, केल ने एक पारदर्शी कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नीला पाउडर डालते हुए कहा। और मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों, जोरियन ने उस छोटे नीले मशरूमों से अपनी नजरें हटाए बिना कहा, जिन्हें वो इस समय और ज्यादा पाउडर में पीस रहा था। ये लो। उसने पाउडर किए हुए मशरूम उस सफेद बालों वाले लड़के की तरफ बढ़ा दिए, जिसने हार मानकर आह भरी और वापस काम पर लग गया। जोरियन ने बहुत साफ तौर पर दिखाए बिना वर्कशॉप के चारों ओर देखने का समय निकाला। केल की वर्कशॉप काफी शानदार थी, ये देखते हुए कि ये वाकई सिर्फ एक बेसमेंट था जिसे इमाया ने उस लड़के को दान कर दिया था ताकि वो इसे अपने उद्देश्यों के लिए बदल सके। यहाँ आने के बाद केल ने सबसे पहले इसे सेट करने का काम किया, जिसमें इमाया को हैरानी की हद तक इस बात से चिंता नहीं थी कि एक अकादमी का मामूली छात्र उनके घर के ठीक नीचे खतरनाक जादुई घोलों के साथ काम कर रहा है। इल्सा ने मुझे भरोसा दिलाया है कि केल जानता है कि वो क्या कर रहा है, उन्होंने कहा। खैर वो जानता ही होगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक उपकरणों की बात है, वे अकादमी के अधिकारियों द्वारा केल को उधार दिए गए थे। केल के अनुसार ये काफी पुराने थे, लेकिन मोरलॉक के पास नखरे करने की गुंजाइश नहीं थी और वो खुशकिस्मत था कि उसे कुछ भी मिला। मुझे बस नहीं लगता कि मेरी वर्कशॉप के सामान की भरपाई की कीमत उस अनुभव के बराबर है जो तुम्हें मिलने वाला है। केल ने पाउडर से भरे बर्तन में उबलता पानी डालते हुए और कुछ अजीब छोटी काली गोलियां मिलाते हुए कहा, जिन्हें जोरियन पहचान नहीं पाया। बल्कि ये देखते हुए कि तुम इसमें कितने अच्छे हो, मुझे शायद तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें पैसे देने चाहिए। इसके बारे में चिंता मत करो, जोरियन ने दोहराया, उम्मीद करते हुए कि इस बार उसकी बात मान ली जाएगी। वो लड़के को ठीक से ये नहीं बता सकता था कि जब लूप रीस्टार्ट होगा तो उसका बचत खाता अपने आप फिर से भर जाएगा, इसलिए समझाना मुश्किल था कि पैसा उसके लिए बहुत जरूरी नहीं था। कुल मिलाकर इस बार केल के साथ उसकी बातचीत काफी ज्यादा दोस्ताना थी। बेमन से उसे ये मानना पड़ा कि इसमें किरियले का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी काना के साथ बहुत जल्दी जम गई, जबकि दूसरी बच्ची लगभग एक बच्चा ही था, जिससे केल उन दोनों के साथ सहज हो गया। उसके बाद उन दोनों ने पाया कि उनकी आपस में काफी अच्छी पटती है और जोरियन ने मोरलॉक की एल्केमी में मदद करने और साथ ही कुछ सीखने का फैसला किया, जिसकी वजह से वे मौजूदा स्थिति में पहुंचे। ये पूरी स्थिति बहुत ही अजीब है, केल ने 1 मिनट की खामोशी के बाद कहा, हालांकि बुरे तरीके से नहीं। मैंने काना को काफी समय बाद इतना खुश देखा है। वैसे तुम्हारी बहन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं वाकई उसका शुक्रगुजार हूँ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, जोरियन ने माना। अभी के लिए उसे काना प्यारी लग रही है और शायद उसे ये अच्छा लग रहा है कि कोई इतनी गहराई से उसकी बातों पर ध्यान दे रहा है। हालांकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है और जो भी हो वो सियोरिया में सिर्फ कुछ समय के लिए है, जबकि मेरा परिवार कोथ में मेरे भाई से मिलने गया है। तो ये तो बहुत बुरा है, केल ने आह भरी। फिर वो जोरियन की तरफ देखकर मुस्कुराया। हालांकि मुझे लगा था कि जब वो आखिरकार चली जाएगी तो तुम्हें राहत मिलेगी। खैर तो कौन जानता है, जोरियन ने कहा।
देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। अभी वो इतनी बुरी नहीं है तो शायद वो वैसी आफत ना बने जैसी वो आमतौर पर होती है। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ तुम्हारी बेटी के व्यवहार का कुछ असर उस पर भी पड़ेगा। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात होगी, केल ने कहा। इतनी जिंदा दिल लड़की के लिए अपनी जीने की चमक खो देना बड़े शर्म की बात है। मैं खुद चाहता हूँ कि काना में भी वैसी ही बेहिसाब उमंग होती। तो क्या हम इनकी अदला बदली कर लें? जोरियन ने प्रस्ताव दिया। नहीं, केल ने उपेक्षा से कहा। जाओ मेरे लिए वाटर सेलरी लेकर आओ और थोड़ी देर के लिए चुप रहो। मुझे इस हिस्से पर ध्यान लगाने की जरूरत है। और इसलिए जोरियन खामोशी से खड़ा रहा और केल को काम करते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि महीने का बाकी हिस्सा क्या लेकर आएगा। जोरियान ने महसूस किया कि एक माना चार्ज्ड मार्बल उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो हिला नहीं। वो ये नहीं बता सकता था कि इसका निशाना बाईं तरफ था या दाईं तरफ, लेकिन वो जानता था कि इसका निशाना उसके माथे पर नहीं था। वो हमेशा ये बता सकता था, हमेशा। उसे पक्का नहीं पता था कि वो पूरी सटीकता के साथ ये कैसे कह सकता था, जबकि वो असल में ये नहीं देख पा रहा था कि मार्बल कहाँ जा रहा है। लेकिन वो इसके लिए शुक्रगुजार था। काश वो इस कामयाबी को पूरे अभ्यास में दोहरा पाता। मार्बल उसके पास से तेजी से गुजरा और उसने ये पहचानने की कोशिश की कि वो किस तरफ से निकला। बायां, उसने कोशिश की। गलत, ज़्विम ने एक बेरुखी भरी आवाज में कहा। फिर से। एक और मार्बल उसकी तरफ फेंका गया। इसका निशाना भी उसके माथे पर नहीं था। सच में ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। ज़्विम ने ऐसा करना तब बंद कर दिया था जब उन्हें एहसास हुआ कि जोरियान पूरी सटीकता के साथ उन्हें पहचान सकता है। आखिर जोरियान को मुफ्त के पॉइंट्स देना ठीक नहीं होता। दायां, उसने कहा। गलत, ज़्विम ने तुरंत जवाब दिया। फिर से। जोरियान ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे से नाक भौं कोड़ी। क्या उसे ऐसा लग रहा था कि वक्त के साथ वो इसमें वाकई और बुरा होता जा रहा था? यहाँ कुछ तो बहुत गलत था। सेशन की शुरुआत में वो आधे से ज्यादा सही जवाब दे रहा था, लेकिन अब वो लगातार गलतियां कर रहा था। उसने सोचा था कि कम से कम सांख्यिकीय तौर पर ही सही, वो कभी न कभी तो सही अंदाजा लगा ही लेगा। आखिर सिर्फ 2 ही तो संभावनाएं थीं। यही वजह थी कि जब ज़्विम ने अगला मार्बल फेंका तो जोरियान ने पट्टी को तुरंत हटाकर देखने की कोशिश की कि मामला क्या है। मार्बल सीधे उसके सिर के ऊपर से निकल गया। वो कमीना। मैंने नहीं कहा था कि तुम पट्टी हटा सकते हो, ज़्विम ने शांति से कहा, जैसे जोरियान ने उन्हें रंगे हाथों ना पकड़ा हो। ये धोखाधड़ी है, जोरियान ने विरोध किया, ज़्विम की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए। बेशक मैं सही अंदाजा नहीं लगा सकता अगर आप अपनी खुद के नियमों का पालन नहीं करने वाले हैं। आपको अंदाजा नहीं लगाना है मिस्टर कजिंस्की, आपको महसूस करना है। मैं महसूस ही कर रहा था, जोरियान ने चिढ़ते हुए कहा। अगर तुम कर रहे होते तो तुम्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया होता कि क्या हो रहा है और तुम्हें समस्या को पहचानने के लिए पट्टी हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्विम ने कहा। अब अपना समय बर्बाद मत करो और पट्टी वापस लगाओ ताकि हम जारी रख सकें। जोरियान ने मन ही मन ज़्विम को कोसा, लेकिन वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जितना वो इसे मानने से नफरत करता था, जोरियान को ये स्वीकार करना पड़ा कि ज़्विम की बातों में काफ़ी सच्चाई थी। वो ज़्यादातर सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा था कि मार्बल किस कंधे के ऊपर से जा रहे हैं, और वो अपनी साफ समझ के बजाय अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा कर रहा था। लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी कि वो उसकी हल्की माना एमिशंस के जरिए एक तेज़ चलती चीज़ को भरोसेमंद तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहा था। किताबों के अनुसार ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्किल थी जिसे सीखने में सालों लग जाते थे। सच कहें तो एक छात्र से उसके तीसरे साल में इस तरह की चीज़ सीखने की उम्मीद करना पूरी तरह से अनुचित था, लेकिन वो समझ गया कि ये ज़्विम के स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप था। कम से कम उसे अब अपने सिर पर चोट लगने की चिंता नहीं करनी थी। बाकी का सेशन हमेशा की तरह था, यानी बार बार दोहराया जाने वाला और बोरियत भरा। वैसे भी इस मोड़ पर स्कूल का कौन सा हिस्सा बोरिंग था? उसे टाइम लूप में फंसे हुए अब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय हो चुका था, और क्लासेस के दौरान ध्यान देने का नाटक करना अब मुश्किल होता जा रहा था। उसका मन हुआ कि वो जैक की तरह कोई रास्ता चुने और कुछ रीस्टार्ट्स के लिए कहीं और घूमने चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। एक बात तो ये थी कि इस तरह समय बर्बाद करना गैर जिम्मेदाराना होगा, जबकि वो उन हुनर पर काम कर सकता था जिनकी उसे इसकी तह तक पहुंचने के लिए ज़रूरत थी। दूसरी बात ये कि वो अपनी तरफ ध्यान नहीं खींचना चाहता था। उनकी बातचीत की और यहाँ विचार करने के लिए एक तीसरा पक्ष भी हो सकता था। क्लासेस को पूरी तरह से छोड़ देना उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था, और इससे कई लोग हैरान हो जाते। वो पहले से ही किरियाले को अपने साथ ले जाकर और अपने हिसाब से काम करने के लिए अपनी लगभग 1/4 क्लासेस छोड़कर जोखिम ले रहा था, लेकिन उन बदलावों को कम से कम आसानी से समझाया जा सकता था। अगर उसके मौजूदा रास्ते से नतीजे नहीं निकले तो उसे अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए इस दिखावे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये अभी तुरंत की चिंता नहीं थी। उसके पास चिंता करने के लिए और भी ज़रूरी समस्याएं थीं, इसलिए उसने उस मुद्दे को बाद के लिए टाल दिया, अगर वो कभी प्रासंगिक हुआ तो।
ज्विम के साथ अपना सेशन खत्म होने के बाद वो लाइब्रेरी गया किरिथिशली को रिपोर्ट करने। आमतौर पर वो शुक्रवार को काम पर नहीं जाता था क्योंकि ज्विम के साथ निपटना उसका मूड बहुत जल्दी खराब कर देता था, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उस चिड़चिड़े आदमी की हरकतों की आदत हो रही थी। जोरियान, किरिथिशली ने उसका स्वागत किया। सही समय पर आए। आज ही हमें एक नई खेप मिली है और इबेरी को जल्दी घर जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, जोरियान ने धीरे से कहा। वो पूछने ही वाला था कि किस तरह की खेप आई है, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि ये एक बेवकूफ़ी सवाल है। ये किताबों की ही खेप थी, जाहिर है। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? बस किताबों को उनके बक्सों से निकालो और उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट दो, किरिथिशली ने एक जवाब दिया और बक्सों के एक छोटे पहाड़ की तरफ इशारा किया। मैं बाद में उन्हें और विस्तार से देखूंगी कि उनका क्या करना है। आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है? जोरियान ने हैरानी से पूछा। तो फिर आपने उन्हें मंगवाया ही क्यों? मैंने नहीं मंगवाया, किरिथिशली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। किसी ने अपनी निजी लाइब्रेरी एकेडमी को दान कर दी है। ऐसा समय समय पर होता रहता है। कभी कभी लोग अपनी वसीयत में अपनी किताबें हमारे लिए छोड़ जाते हैं, या जिन लोगों को वो विरासत में मिलती हैं उनके पास उनका कोई काम नहीं होता और वो उन्हें बेच नहीं पाते। बहुत सी पुरानी किताबें सिर्फ ऐतिहासिक जिज्ञासा के तौर पर ही उपयोगी होती हैं, और कभी कभी वो भी नहीं। सच कहें तो इन बक्सों की ज्यादातर किताबों को फेंक दिया जाएगा। ओह, जोरियान ने पूछा और एक बक्सा खोलकर उसके अंदर रखी किताबों में से एक निकाली। ये आलू बुखारी की खेती के बारे में एक गाइड थी। कवर पर लिखा था कि ये 20 साल पहले छपी थी। मुझे ये सुनकर हैरानी हो रही है कि मुझे साफ याद है कि आपने कहा था कि लाइब्रेरियंस को अपनी पसंद नापसंद के बजाय हर चीज को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए जो वो कर सके। ओ चुप रहो, किरिथिशली चिढ़कर बोली और उन्होंने उसकी तरफ एक हाथ चलाया जिससे वो बच निकला। ये एक आदर्श है जिसका पालन किया जाना चाहिए, ना कि कोई अटूट नियम। लाइब्रेरी में जगह सीमित है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे, और इसके अलावा इनमें से ज्यादातर किताबें उन्हीं की नकल है जो हमारे पास पहले से हैं। ज्यादा होशियार बनना बंद करो और काम पर लग जाओ। जोरियान काम में जुट गया और एक के बाद एक बक्सा खोलने लगा। किरिथिशली ने उसे एक बहुत बड़ी किताब दी जिसमें उन सबसे आम किताबों की लिस्ट थी जो उन्हें इस तरह की डिलीवरी में मिलती हैं, और उससे कहा कि इसका इस्तेमाल करके असली किताबों को नकल से अलग करे। उन मैच करने वाली किताबों को ढूंढने के लिए किताब का मैनुअली रूप से उपयोग करना एक बहुत बुरा अनुभव था, खासकर इसलिए कि शब्द बहुत ही छोटे अक्षरों में छपे थे ताकि हर पेज पर ज्यादा से ज्यादा शब्द समा सकें। लेकिन जोरियान जानता था कि इसे किसी और चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पिछले रीस्टार्ट्स में उसने इबेरी से जो स्पेल सीखे थे उनमें से एक में उन शब्दों की लिस्ट बनाना शामिल था जिन्हें आप खोजना चाहते थे, और फिर उस लिस्ट को एक डिविनेशन स्पेल के जरिए उस लक्ष्य किताब से जोड़ना था जिसे आप खोजना चाहते थे। उस समय उसे ये थोड़ा बेकार लगा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इसे ठीक इसी तरह के काम के लिए बनाया गया था, और वो विशाल शब्दों से भरी रेफरेंस पुस्तक शायद बदले में उसी स्पेल को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लगभग 2 घंटे और 20 हड़बड़ी में लिखी गई लिस्ट के बाद उसने असली किताबों को बाकी किताबों से अलग कर दिया था, और वो बक्सों में मिली एक स्पेल बुक के पन्ने पलट रहा था जब किरिथिशली आखिरकार वहां वापस आई जहां से वो उसे काम सौंपने के बाद गायब हो गई थी। उसकी तेज प्रगति ने उन्हें हैरान किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो लाइब्रेरी मैजिक में इतना माहिर था, और जाहिर तौर पर उन्हें ये थोड़ा निराशाजनक भी लगा। तुम बिल्कुल मजेदार नहीं हो, उन्होंने नाटकीय अंदाज में आह भरी। जब मैं वापस आती तो मैं तुम्हें वो तरकीब दिखाना चाहती थी जब तुम उस भारी भरकम किताब में 2 घंटे तक मैच खोजने की माथापच्ची कर चुके होते। तुम्हारी चेहरे के हाव भाव देखने लायक होते। जोरियान ने बस उनकी तरफ एक भौं ऊपर उठाई, लेकिन चुप रहा। किरिथिशली ने 5 साल के बच्चे की तरह अपनी जीभ दिखाकर अपनी परिपक्वता दिखाई, और फिर उस किताब को देखने लगी जिसे वो पलट रहा था। कुछ दिलचस्प मिला? उन्होंने पूछा। खास नहीं, जोरियान ने कहा, किताब बंद करते हुए। वैसे भी उसमें कुछ खास दिलचस्प नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे शक्तिशाली प्राचीन जादू जैसी कोई किताब मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई किस्मत नहीं थी। किरिथिशली ने मजाक में फुपकारा। अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल भी जाता तो भी वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होता। साहसिक उपन्यासों ने तुम्हें चाहे जो भी यकीन दिलाया हो, प्राचीन जादू लगभग हमेशा उस जादू से कमतर होता है जो हमारे पास आज उपलब्ध है। वे स्पेल्स जो खो गए हैं वे आमतौर पर किसी अच्छी वजह से ही खोए हैं, आमतौर पर बहुत अव्यावहारिक होने की वजह से, या ऐसी सामग्री या परिस्थितियों की ज़रूरत होने की वजह से जो अब मौजूद नहीं है, या इसलिए क्योंकि आधुनिक युग में उन्हें पूरी तरह से अनैतिक माना जाएगा। उदाहरण के लिए, इन दिनों तुम्हें सामूहिक अनुष्ठान जादू या ऑर्जी रिचुअल मैजिक के लिए प्रतिभागी ढूंढने में मुश्किल होगी, और हेरुअन वॉल्केनिक स्पेल्स एक विशेष ज्वालामुखी में मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर थे जो 200 से अधिक वर्षों से सक्रिय नहीं हैं। जोरियन ने अपनी पलकें झपकाईं। ओह, वेल, ये तो निराशाजनक है। बिल्कुल, किरिथिशली सहमत हुई।
और यहाँ तक कि जब उन स्पेल्स को बिना किसी समस्या के डाला जा सकता है तो वे बहुत ज़्यादा जिद्दी और डालने में लंबे होते हैं। पुराने ज़माने के मेजेस के पास वैसी शेपिंग स्किल्स नहीं थी जैसी आधुनिक मेजेस के पास हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्पेल्स को लंबा और बहुत ही विशिष्ट बनाकर इसकी भरपाई की। उदाहरण के लिए रंग बदलने वाले सैकड़ों स्पेल्स थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर में सिर्फ ये अंतर था कि वो स्पेल प्रभावित चीज़ों को किस रंग में बदलता है। आधुनिक समय में स्पेल्स को सामान्य बनाने का एक निरंतर चलन रहा है, क्योंकि बेहतर ट्रेनिंग के तरीके आधुनिक मेजर्स को अपने जादू पर जबरदस्त नियंत्रण के साथ स्पेल्स में सटीकता की कमी की भरपाई करने की अनुमति देते हैं, जिससे बहुत सारे पुराने स्पेल्स एक ठीक से ट्रेनिंग लिए हुए मेज के लिए बेकार हो जाते हैं। जोरियन ने बात पूरी की। वो हमेशा से जानता था कि ज्यादातर इतिहास की किताबों में उनके पूर्वजों की बहुत ही आदर्श छवि पेश की गई है। उत्तरी मियासिना के मरुस्थलीकरण का उनका चित्रण, उसने इसे कयामत कहने से मना किया, जैसे कि ये आइकोसियन नियंत्रण के बाहर की कोई प्राकृतिक घटना हो, और उसके बाद आल्टाजिया की ओर पलायन इस बात का पर्याप्त सबूत था कि उन्हें इतिहास का एक मीठा संस्करण दिया गया था। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि आइकोसियंस अदूरदर्शी होने के साथ साथ बेकार के मेजेस भी थे, और अगर आप सर्टिफाइड होने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक होना ही पड़ेगा। आपको पता है, मैंने हमेशा सोचा है कि बहुत से आसान स्पेल्स को फर्स्ट सर्कल वाले के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। मैंने सोचा था कि ये गिल्ड की एक जानबूझकर बनाई हुई नीति हो सकती है ताकि सर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिले, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से उतने आसान नहीं थे जब उन्हें पहली बार रेट किया गया था। वो तो है ही, लेकिन आपको चीज़ों को स्पेल बनाने वाले के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा, किरिथ हिशली ने रहा। 0 सर्कल वाले स्पेल की तुलना में 1 सर्कल वाला स्पेल बनाना कहीं अधिक प्रतिष्ठित और लाभदायक है, इसलिए वे लगभग कभी भी किसी स्पेल को 1 सर्कल से कम में वर्गीकृत नहीं करते हैं, और गिल्ड उन्हें इससे बचने की अनुमति देती है, शायद उसी वजह से जो आपने पहले बताई थी। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति शायद गिल्ड को इनमें से बहुत सारे स्पेल्स के वर्गीकरण को कम करने के लिए राजी कर सकता है, लेकिन आप बहुत सारे दुश्मन बना लेंगे, खासकर स्पेल बनाने वाले समूहों को। ये एक बिना किसी इनाम का काम होगा, और आपको लगातार उन लोगों से सावधान रहना होगा जो बदलावों को वापस पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे होंगे। जोरियन ने इस जानकारी को शांति से समझा। उसका ऐसी उच्च स्तरीय राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, ना तो टाइम लूप के अंदर और न ही बाहर। अगर एक चीज़ थी जो उसके माता पिता ने अपने अंतहीन भाषणों से उसके दिमाग में बिठा दी थी, तो वो ये थी कि उसकी ताकत उस क्षेत्र में नहीं थी। माना कि वो भाषण शायद उस काम के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन वो उसकी समस्या नहीं थी। फिर भी ऐसी बातें जानना उपयोगी था। उसे भविष्य में और कहानियों के लिए किरिथ हिशली को कुरेदना होगा। जब किरिथ हिशली ने उसे घर जाने के लिए कहा तो जोरियान मानकर बहुत खुश हुआ। क्लासेस, जिविम के साथ सेशन और लाइब्रेरी में काम की वजह से ये एक लंबा और उबाऊ दिन रहा था, और वो बस इमाया के घर जाकर आराम करना चाहता था। दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही उसने लाइब्रेरी से बाहर कदम रखा, एक संदिग्ध दिखने वाले आदमी ने उसे रोक लिया, जो ठीक प्रवेश द्वार के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। खैर, शायद रोक लिया कुछ ज्यादा ही बड़ा शब्द था। तकनीकी रूप से वो आदमी बस प्रवेश द्वार के पास एक खंभे पर झुका हुआ था, ना तो उसका रास्ता रोक रहा था, न ही उससे बात कर रहा था। फिर भी जैसे ही उस आदमी ने ऊपर देखा और उनकी नजरें मिली, जोरियान समझ गया कि वो आदमी उसका और सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। अधेड़ उम्र का, सस्ते और सिकड़े हुए सूट में और बिना दाढ़ी बनाए वो लगभग सियोरिया के कई बेघर लोगों जैसा लग रहा था, लेकिन उसके खड़े होने के तरीके में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उस छवि के साथ मेल नहीं खाता था। वो तुरंत अपने कदमों पर रुक गया और एक असहज सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का विश्लेषण कर रहे थे। जोरियान को अंदाजा नहीं था कि वो आदमी कौन था या वो उसके साथ क्या करना चाहता था, लेकिन वो दयालु होने के मूड में नहीं था। वो उस तरीके को नहीं भूला था जिस तरह से शुरुआती रीस्टार्ट्स में से एक में उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसका उस अनुभव को दोहराने का कोई इरादा नहीं था। जोरियान काजिंस्की, उस आदमी ने आखिरकार पूछा। वो मैं ही हूँ, जोरियान ने पक्का किया। उसने नहीं सोचा था कि झूठ बोलना काम करेगा, और घर जाते समय किसी खाली सड़क पर हमले का शिकार होने के बजाय लाइब्रेरी के पास आमना सामना होना बेहतर होगा। डिटेक्टिव हैशलुश इग्जेथेरी, सियोरिया का पुलिस विभाग, उस आदमी ने कहा। इल्सा ने मुझे तुम्हारा डिविनेशन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भेजा है। जोरियान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। इल्सा ने एक डिटेक्टिव को उसका इंस्ट्रक्टर चुना था। इस टाइम लूप के मामले की जांच करने के लिए उसे जिन रिस्ट्रिक्टेड डिविनेशन स्किल्स की जरूरत थी, उन्हें सिखाने के लिए अपने नए डिविनेशन इंस्ट्रक्टर को मनाने का उसका विचार अब खत्म हो गया था। आखिर सब कुछ कानून प्रवर्तन ही क्यों ना होना था। ये तो बहुत अच्छा है, जोरियान ने रूखेपन से कहा। मैं सोच ही रहा था कि इल्सा कब किसी को ढूंढेगी। अगर उसके उत्साह की कमी ने उस आदमी को परेशान किया तो उसने उसे दिखाया नहीं। वो मुड़ा और चलने लगा और जोरियान को अपने पीछे आने का इशारा किया। चलो बच्चे, चलो बैठने के लिए कोई टैवर्न ढूंढते हैं, उसने अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा। ओ हाँ, एक टैवर्न, सीखने के लिए एकदम सही माहौल। भगवान, वो आदमी ना केवल एक डिटेक्टिव था बल्कि वो गैर पेशेवर भी था। उसकी बिखरी हुई शक्ल ने
शुरू से ही इसका संकेत दे दिया था, लेकिन जोरियान ने हमेशा कोशिश की थी कि वो केवल शक्ल के आधार पर बहुत कड़ाई से न्याय ना करे। बहुत से लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था और उसे ये हमेशा बहुत चिढ़ाने वाला लगता था। उसके विचार उसके बर्ताव में उससे कहीं ज्यादा साफ दिख रहे होंगे जितना उसने सोचा था, क्योंकि उस आदमी ने जल्दी ही खुद को सही ठहराना शुरू कर दिया। अब देखो, मुझे ऐसे मत देखो, उस आदमी ने कहा। ऐसा नहीं है कि हम आज कुछ बहुत गंभीर करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये हम दोनों के लिए एक लंबा दिन रहा है। तुम थके हुए हो, मैं थका हुआ हूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते, और अगर हम तुरंत सबक शुरू कर देंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लानत है, शायद हम ये फैसला करें कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते और इस पूरी चीज़ को ही रद्द कर दें। तो आज हम बस एक ड्रिंक साझा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है? तो शायद हैशलुश उससे कहीं ज़्यादा समझदार और काबिल था जितना जोरियान उसे समझ रहा था। उसे लोगों को इतनी जल्दी परखना बंद करना होगा। हालांकि, लेकिन मैं अल्कोहल नहीं पीता, जोरियान ने चेतावनी दी। हैशलुश ने उसे एक जिज्ञासु नज़र से देखा। रिलीजियस टैबू? जोरियान ने अपना सिर हिला दिया। वो कभी बहुत धार्मिक नहीं था। देवता सदियों से खामोश थे और जोरियान का जहां तक सवाल था, इसका मतलब ये था कि या तो उन्होंने एक दूसरे को मार डाला या अपनी क्रिएशंस को अपने हाल पर छोड़ दिया। लानत है, देवताओं के युग की कुछ कहानियां सुनकर वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता था कि मानवता उनके बिना बेहतर थी। उनमें बहुत ही मामूली बहानों पर बीमारियां फैलाने और पूरे शहरों को श्राप देने की एक परेशान कर देने वाली प्रवृत्ति थी। उसने नहीं सोचा था कि ये कोई इत्तेफाक था कि मानवता ने केवल तभी सामाजिक और तकनीकी रूप से प्रगति करना शुरू किया जब देवता खामोश हो गए। खराब अनुभव, उसने बस इतना कहा। वो इस विषय पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने अपने जवाब पर संतोष जताया। कोई बात नहीं, तुम कुछ फलों का जूस या वैसा ही कुछ ऑर्डर कर सकते हो। लानत है, मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेल भी दिखा सकता हूँ जिसका उपयोग मैं तब करता हूँ जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ, लेकिन किसी ड्रिंक को मना करके लोगों को बुरा महसूस नहीं कराना चाहता। अब ये सुनने में काम का लगा। जोरियान ने हैशलुश की ओर देखा और उस आदमी ने इसे आगे बढ़ने की अनुमति के रूप में सही समझा। ये एक बढ़िया सा ऑल्टरेशन स्पेल है जो अल्कोहल को शुगर में बदल देता है। हैशलुश ने अपनी बीच की उंगली में एक साधारण धातु की अंगूठी दिखाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। मैंने इसे इस रिंग में अंकित किया हुआ है ताकि मुझे इसे साफ तौर पर न डालना पड़े। ड्रिंक पर साफ तौर पर स्पेल डालना उसे सीधे मना करने से भी ज्यादा बुरा माना जाता है, यकीन करो या ना करो। जैसे ही मैं ग्लास को छूता हूँ काम हो जाता है। सुविधाजनक है, जोरियान ने सराहना की। उस स्पेल ने उसे पिछले कई सालों में बहुत सी परेशानियों से बचा लिया होता, लेकिन मैंने सोचा था कि ऑल्टरेशन स्पेल्स के जरिए ऑर्गेनिक मैटर को नहीं बदला जा सकता। आमतौर पर नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से ज्यादातर बहुत ही जटिल और कम समझ में आने वाले होते हैं, इसलिए नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दोहराना किसी तरह असंभव है। हैशलुश ने चलते हुए विभिन्न टैवर्न के साइन बोर्ड देखते हुए कहा। जाहिर तौर पर वो सिर्फ सबसे करीबी की तलाश नहीं कर रहा था। इथेनॉल और ग्लूकोज दोनों ही काफी सरल अणु हैं और काफी अच्छी तरह से समझे गए हैं, इसलिए एक को दूसरे में बदलने में कोई कठिनाई नहीं है। वो अचानक पास के एक साइन बोर्ड के सामने रुका, एक पल के लिए उसका अध्ययन किया और फिर जोरियान की तरफ मुड़ा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी जगह है, तुम्हें क्या लगता है? टैवर्न के साथ जोरियान के अनुभव बहुत सीमित थे और आमतौर पर अप्रिय थे, इसलिए उसने बस हैशलुश को अंदर जाने का इशारा किया और उसके पीछे पीछे चल दिया। ये इतना बुरा नहीं था जितना जोरियान को डर था। टैवर्न के अंदर अंधेरा था और हवा थोड़ी बासी थी, लेकिन मेजें साफ थीं और शोर भी बर्दाश्त करने लायक था। हैशलुश ने कोने में एक किनारे वाली मेज चुनी और उन दोनों के ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद उस पर एक लंबा और जटिल स्पेल डाला, शायद किसी तरह का प्राइवेसी वार्ड। जोरियान को उम्मीद थी कि जैसे ही स्पेल काम करना शुरू करेगा वो आदमी उससे पूछताछ शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हैशलुश उससे पूछताछ कर रहा था तो वो इसे इतनी सूक्ष्मता से कर रहा था कि जोरियान उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लानत है, उस आदमी ने उससे डेमियन के बारे में भी नहीं पूछा, जो कि हमेशा अच्छा था। धीरे धीरे जोरियान ने सहज महसूस करना शुरू कर दिया और अपने खुद के सवाल पूछने शुरू कर दिए। सवाल जैसे कि एक डिटेक्टिव के पास डिविनेशन मैजिक में तीसरे साल के छात्र को पढ़ाने का समय और इच्छा कैसे है। हाँ, हैशलुश में फुफकारते हुए कहा, एक अच्छा सवाल। आमतौर पर ऐसी चीज मेरे दिमाग में आने वाली आखिरी चीज होती, लेकिन कल मेरे कमांडर ने मेरी झोली में एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला मामला डाल दिया। जाहिर तौर पर शहर में सीवरों में छिपे मेंटलिस्ट स्पाइडर्स के बारे में एक अफवाह फैल रही है और मुझे इसकी जांच करनी है। उसने आह के साथ अपनी आंखें घुमाई। मेंटलिस्ट स्पाइडर्स? वाकई में? वो बुदबुदाया। जोरियान ने अपनी हैरानी ना दिखाने की कोशिश की और किसी तरह सफल रहा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हैशलुश उस समय उस पर ध्यान देने की बजाय अपनी ड्रिंक पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसने बिना जाने ही एक अफवाह शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि उसे हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने इमाया और अपनी बहन के ठीक सामने ताइवेन को मकड़ियों के बारे में बताया था। ताइवेन और उन दोनों के बीच उन्होंने शायद कम से कम 1 दर्जन लोगों को इसके बारे में बता दिया था। खैर, काम के बाद मैं अपनी अच्छी दोस्त इल्सा से मिलने गया ताकि हम 1-2 ड्रिंक पीते हुए अपनी समस्याओं के बारे में एक दूसरे से शिकायत कर सकें। तब उसने मुझे बताया कि उसे तुम्हारे लिए एक डिविनेशन ट्यूटर ढूंढने में परेशानी हो रही है, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास मेरी समस्या का एक सही समाधान है। मैं उस केस को किसी और बेचारे के सर मर सकता हूँ, जरूरत के समय दोस्त की मदद कर सकता हूँ और अपने कमांडर के साथ चल रहे एक लंबे तर्क को एक ही झटके में सुलझा सकता हूँ। देखो, कुछ साल पहले एल्डमार के नौकरशाहों ने कानून प्रवर्तन में अधिक मेजेस की दिलचस्पी जगाने के लिए एक पहल शुरू करने का फैसला किया। बस नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कुछ ठोस करने के बजाय उन्होंने पुलिस बल के अंदर पहले से काम कर रहे मेजेस से अपनी पहल पर ट्रेनिंग ले रहे मेजेस से
इस पेशे का परिचय कराने को कहा। तो आपको वैसे भी इस तरह की चीजें करनी थी? हाँ, लेकिन मैं उस मामले में थोड़ा सुस्त रहा हूँ, इसलिए मेरा कमांडर मुझे कोटा ना पूरा करने के लिए लगातार परेशान करता रहता है। क्या तुम मुझे दोषी दे सकते हो? हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त पैसे मिलते हैं, लेकिन परेशानी को देखते हुए ये बहुत ही कम है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जोरियान ने कंधे उचकाए। लेकिन अब मुझे इस पेशे से परिचित कराने से मकड़ी वाले केस से छुटकारा कैसे मिलता है? मेरे पास दोनों करने के लिए समय नहीं है, हैशलुश ने कहा। वो एक सेकंड के लिए चिढ़ा और फिर सर हिला दिया जैसे साफ करने के लिए। हाँ, यही मेरी कहानी है और मैं इसी पर कायम हूँ। उसके बाद चर्चा कम हो गई और हैशलुश ने सोमवार को उससे दोबारा मिलने का वादा किया। जोरियान विचारों में खोया हुआ था जब वो इमाया के घर वापस जा रहा था। वो सोच रहा था कि मकड़ियों की पूरी जांच से कुछ निकलेगा, शायद नहीं, ये देखते हुए कि हैशलुश ने इसे कितनी गंभीरता से लिया। लेकिन फिर भी उसे एक हफ्ते या उसके बाद उस आदमी को अतिरिक्त जानकारी के लिए कुरेदना होगा। जोरियन ने बेसब्री से अपने पैर थपथपाए जब वो इमाया के दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रहा था। उसके पास मुख्य दरवाजे की चाबी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। इमाया को ताले में चाबी छोड़ने की एक चिढ़ाने वाली आदत थी और आज भी कोई अपवाद नहीं था। वो उसकी मदद के बिना अंदर नहीं जा सकता था। शायद उसे ये इसी तरह पसंद था। ताला खुलने की आवाज़ ने उसका ध्यान वापस दरवाजे की तरफ खींचा, जो अचानक खुला और सामने एक चिंतित दिखने वाली इमाया उसे घूर रही थी। क्या कुछ हुआ? उसने पूछा। क्या उसके जाने के बाद केरियल ने कोई बेवकूफ़ी की थी? ये तो मुझे पूछना चाहिए, उसने कहा। तुम कहाँ थे? तुम्हें तो घंटों पहले वापस आ जाना चाहिए था। जोरियन सकबका गया। समस्या क्या है? ऐसा तो नहीं है कि मैं आधी रात को आ रहा हूँ या ऐसा ही कुछ। उसे जो चिढ़ा हुआ चेहरा वो दिखा रही थी, उसने उसे बता दिया कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों। आखिरकार ऐसा कोई नियम तो नहीं था कि उसे क्लास के बाद घर वापस भागना ही होगा। सिरिन में उसके माता पिता ने कभी परवाह नहीं की कि वो अपने खाली समय में क्या करता है, जब तक कि वो अपनी ड्यूटी न भूले या उन्हें शर्मिंदा न करे। ये एक अजीब सा एहसास था कि कोई सिर्फ इसलिए उसके लिए चिंतित था क्योंकि वो समय पर घर नहीं आया था। देखो, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे क्लास के बाद अपने डिविनेशन इंस्ट्रक्टर से मिलना था और मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई, उसने कहा। सच में मिस कुरोश्का, अगर आप हर बार मेरे क्लास से लेट होने पर घबरा जाएंगी तो आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि मुझे क्लास के बाद रुकना पड़ा है और ये निश्चित रूप से आखिरी बार भी नहीं होगा। उसने आंख भरी और उसे अंदर आने का इशारा किया, साफ तौर पर उसकी बातों से थोड़ा शांत होकर। इन द फ्यूचर जब तुम्हें देर होने वाली हो तो मुझे खबर करने की कोशिश करना, इमाया ने कहा। निश्चित रूप से जादू का कोई हिस्सा ऐसा होगा जो शहर की सीमा के भीतर मैसेज भेज सके, है ना? ये एक अच्छा विचार था। जोरियन को मानना पड़ा। मैं देखूंगा कि मुझे क्या मिल सकता है, उसने वादा किया। गुड, इमाया ने कहा। तुम्हारी बहन काफी समय से तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तुम्हें पता है? जोरियन ने कराहते हुए कहा। उसने कोई परेशानी तो खड़ी नहीं की, है ना? नहीं, वो एक नन्ही एंजल है, इमाया ने उसकी चिंताओं को हवा में उड़ाते हुए कहा। जोरियन ने किरियल के एंजल होने के विचार पर चुपचाप अपनी आंखें घुमाईं। अगर किरियल इतनी अच्छी थी तो फिर इमाया उसे इतनी बेताबी से घर वापस क्यों बुलाना चाहती थी? उसने अपना ज्यादातर दिन ड्राइंग करने, तुम्हारे दिए हुए मैजिक क्यूब के साथ खेलने और काना से बात करने में बिताया, या शायद इसे काना पर चिल्लाना कहना चाहिए। मैं कसम खाती हूँ वो बच्ची बहुत ही शांत है। मुझे किसी दिन इस बारे में कैल से बात करनी होगी। एक बच्चे का इतना कटा हुआ रहना सामान्य नहीं है। जोरियन ने चुपचाप सिर हिलाया, इस बात से खुश होकर कि उसका बनाया हुआ क्यूब इतना सफल रहा। ये कुछ खास नहीं था, बस एक साधारण पत्थर का क्यूब था जिसमें रोशनी देने वाले बहुत सारे सिजिल्स को एक बचकानी पजल की तरह सजाया गया था। उसने इसका डिज़ाइन उन किताबों में से एक में पाया था जब नोरा उसे स्पेल फॉर्मूला सिखा रही थी, और उसने फैसला किया कि ये बनाना दोहरा उपयोगी होगा। ये उसे व्यावहारिक अनुभव देगा और किरियल को समय बिताने के लिए कुछ मिल जाएगा। लगता है उसने आज मज़ा किया, जोरियन ने कहा। तो फिर उसे मेरी ज़रूरत किस लिए थी? इमाया ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। तुम उसके बड़े भाई हो, उसे तुम्हें याद करने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं है। और असली वजह? जोरियन ने जोर देते हुए पूछा। काना की आंख लग गई और तुम्हारे खिलौने की मैना खत्म हो गई और वो बंद हो गया। आह, जोरियन ने सिर हिलाया। उसने गौर किया था कि उस डिज़ाइन में मैना स्टोरेज के लिए बहुत कम जगह थी, लेकिन वो क्यूब बनाते समय उसे फिर से डिज़ाइन करने को लेकर बहुत आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार उस क्यूब के पास इतने कम मैना रिजर्व्स की एक वजह थी कि अगर लापरवाही से काम लिया जाए तो मैना का बड़ा जमाव विस्फोट कर सकता है, और वो क्यूब नए शुरुआती लोगों के लिए अभ्यास के तौर पर था। ऐसे शुरुआती लोग जो पहली कुछ कोशिशों के दौरान चीज़ों को पूरी तरह ख़राब कर सकते थे। ये देखते हुए कि उसे पत्थर के क्यूब पर सिर्फ डिज़ाइन को दोबारा बनाने में कितनी समस्याएं हुई थी, उसे लगा कि उसने मूल डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ न करने का सही चुनाव किया था। अगर किरियल अब भी उसके साथ खेलना चाहती थी तो वो बस और ज़्यादा बना देगा। वैसे भी एक अच्छा अभ्यास था। वो अपने कमरे में है, मुझे लगता है। नहीं, वो तुम्हारे कमरे में है, तुम्हारी किताबें पढ़ रही है, इमाया ने सहजता से कहा। जोरियन की आंख फड़कने लगी। वो सीधे अपने कमरे में जाकर किरियल को बाहर फेंकने की इच्छा को रोक रहा था।
वास्तव में वो खुशकिस्मत था कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई कमरा था। इमाया को अभी तक घर में दूसरा कमरा किराए पर लेने के लिए कोई नहीं मिला था और जोरियन इसके लिए शुक्रगुजार था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो कमरा अपने पास रख सकता था। बदकिस्मती से किरियल को इससे बाहर रखना उसकी क्षमता बिल्कुल शून्य थी। किरियल को जब मन चाहे वहाँ आने जाने में कोई झिझक नहीं थी और इमाया उसे रोकने के लिए उनकी माँ की तुलना में और भी कम इच्छुक थी। जब वे सिरिन में थीं, उन्हें किरियल का व्यवहार स्वाभाविक लगता था और वो नन्ही शैतान ये जानती थी। वो जानती थी कि वो लगभग हर चीज़ से बचकर निकल सकती है, क्योंकि इमाया उसे उससे ज़्यादा पसंद करती थी और उसने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। इसलिए जब जोरियन ज़ोर से कमरे में घुसा तो उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वो उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके सामने एक खुली किताब थी और उसके पैर आराम से उसके तकिए पर रखे हुए थे। जैसे ही उसने उसे देखा, वो बिस्किट्स की प्लेट की तरफ बढ़ी ताकि वो उसके बिस्तर की चादर पर और भी ज़्यादा चूरा फैला सके। हे, उसने प्रतिरोध किया, ये मेरे हैं, अपने खुद के बिस्किट्स लो। जोरियन ने उसे अनदेखा किया और बिस्किट से भरी उस प्लेट का अध्ययन किया जो उसने अपनी शैतान छोटी बहन से छीन ली थी। ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? जोरियन ने उस बिस्किट को बिना किसी झिझक के अपने मुंह में डाल लिया। नो नो नो, किरियल चिल्लाई। चैप्टर 14 और 15 यहीं खत्म होते हैं, लेकिन असल में यहीं से मदर ऑफ लर्निंग की असली जर्नी शुरू होती है। अब जोरियन सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ऑब्जर्व, कनेक्ट और क्वेश्चन करना शुरू कर चुका है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, फेमिलियर चीज़ें डेंजरस लगेंगी और टाइम अब सिंपल नहीं रहने वाला। अगर तुम्हें ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा तो अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि वहाँ स्टोरी सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी, वो ट्विस्ट करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मदर ऑफ लर्निंग का बेस्ट अभी आना बाकी है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। Until then, keep learning.